दोस्तों, आज की कहानी है पति की कमाई कम होने के कारण जब पत्नी रूठकर मायके चली गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें और जब कमाने लगें तब मुझे बुला लेना। पत्नी सुनीता का यह रूप देखकर नरेश सहम गया। नरेश बोला, देखो, तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा तो हो जाने दो, कम से कम आपको अक्ल तो आएगी। सुनीता बोली, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रह सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। नरेश बोला, मैंने भी बहुत सहा है और आपके मुंह से यह सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। आप बस कहते रहते हैं, कुछ करते धरते तो है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे रिजल्ट चाहिए। आप यह नौकरी बदले और जब ज़्यादा तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी करने लगे तब हमें बुला लेना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए सुनीता अपने सामान से भरा बैग लेकर बेटी रक्षा के साथ पैर पटकते हुए चली गई। नरेश ठगा सा देखता रह गया। दरअसल जब से उसने नौकरी बदली है और उसे थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ी है, तब से घर की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। वह परेशान था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। घर में झगड़े की वजह से अगले दिन नरेश का दफ्तर के काम में मन नहीं लगा। उसने सारा काम बेमन से निपटाया। छात्रों के दाखिले का समय होने से काम यूं भी बहुत ज़्यादा था। यह जब सब सुनीता नहीं समझती थी। उसके इस नादानी भरे कदम से नरेश चिढ़ गया था। नरेश ने भी तय कर लिया था कि अब वह सुनीता को बुलाने नहीं जाएगा। वह अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही उसे आना होगा। रात के 10 बज रहे थे। नरेश नींद के इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। इतने में मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसे लगा कहीं सुनीता का तो फोन नहीं। शायद उसे गलती का एहसास हुआ हो, पर नंबर देखा तो किसी और का था। कौन? नरेश ने पूछा। सॉरी सर, इस समय आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। नरेश का फोन पर आई उस औरत की आवाज कुछ पहचानी सी लगी। कोई बात नहीं, आप बोले। नरेश ने कहा, नमस्ते, पहचाना, मैं अंजू। ट्रेनिंग में दाखिले को लेकर 1-2 बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है। ओह हाँ, अंजू तो तुम हो? कहो, इस वक्त कैसे फ़ोन किया तुमने? सर, आज दिन में जब आपका फ़ोन किया था तो आपने ही कहा था कि अभी भी मैं बिजी हूँ, शाम को बात करना, पर इस वक्त तो रात है सर। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, अब जाकर मिला है। ठीक है, कहो क्या कहना है? सर, आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरा दाखिला तो हो जाएगा ना? देखो, इंक्वायरी काफ़ी आ रही है, मुश्किल तो पड़ेगी सर। दाखिले का काम आप देख रहे हैं, आप चाहें तो मेरा एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं 2 साल में ट्राई कर रही हूँ, आप नए आए हैं, पर आपके पहले जो सर थे वो तो कुछ सुनते ही नहीं थे। उसकी आवाज़ में चिरौरी था। आपकी पारिवारिक हालत कैसी है? आपने बताया था कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है। नरेश ने कहा, आपको यह बात याद रह गई। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति प्राइवेट नौकरी में हैं, उनकी तनख्वाह तो वैसे ही कम है, ऊपर से वे शराब भी पीते हैं। वह मुझ पर बेवजह शक करते हैं, मुझे मारते पीटते रहते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ रहते रहते तंग आ गई हूँ। मेरी एक बच्ची भी है, मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली ने ही मुझे आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, मगर आपकी मदद से मेरा ट्रेनिंग में दाखिला हो जाएगा तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। अंजू जैसे भावनाओं से बहकर सब कुछ कह गई। देखो, इस वक्त रात काफ़ी हो गई है, अभी दाखिले में समय है, आप 1-2 दिन बाद मुझसे बात करें, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। अगले दिन अंजू का दिन में ही फ़ोन आ गया। बात लंबी होती थी, सो नरेश को कहना पड़ा कि वह रात को उसी समय फ़ोन करे तो ठीक रहेगा। रात के 9 बजे अंजू का फ़ोन आ गया। उसने बताया,
कि उसके पति के नशे में धुत सोते समय हुए ही वह बात कर सकती है। नरेश अंजू के दुख से अपने दुख की तुलना करने लगा। वह अपनी पत्नी से दुखी था तो वह अपने पति से परेशान थी। धीरे धीरे अंजू नरेश से घुलने लगी थी। नरेश ने भी अपने अंदर उसके प्रति लगाव को महसूस किया था। उसे लगा कि वह औरत नेक है और ज़रूरतमंद भी, उसकी मदद करनी चाहिए। अंजू ने फ़ोन पर कहा, आपकी बदौलत अगर यह काम हो गया तो मैं अपने शराबी पति को छोड़ दूंगी और अपनी बच्ची के साथ एक स्वाभिमानी जिंदगी जीऊंगी। नरेश ने उससे कहा, जब इंटरव्यू होगा तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। अब उन दोनों में तकरीबन रोजाना फ़ोन पर बातें होने लगी थी। एक बार जब अंजू ने नरेश से उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह शादी की बात छिपा गया। नरेश के अंदर एक चोर आ गया था। अनजाने में ही वह अंजू के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। शायद ऐसा सुनीता की बेरुखी से भी होने लगा था। अंजू ने एक बार नरेश से पूछा था कि जब वह ट्रेनिंग के लिए उसे शहर जाएगी तो वह उसे अपने घर ले जाएगा या नहीं, शॉपिंग ले जाएगा या नहीं। नरेश ने उससे कहा, पहले दाखिला तो हो जाए, फिर भी यह देख लेंगे। दाखिले का समय निकट आने लगा था। नरेश ने सोचा कि अब अंजू का काम होने तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। रहा सवाल सुनीता का तो और रह लेने दो उसे अपने माता पिता के पास। अंजू के फॉर्म वगैरह सब जमा हो गए थे। इंटरव्यू की तारीख तय हो गई थी। नरेश ने अंजू को फ़ोन पर ही इंटरव्यू की तारीख बता दी। वह बहुत खुश हुई और बताने लगी कि फीस के पैसे का सारा इंतजाम हो गया है, कुछ उधार लेना पड़ा है। एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर वह सबका उधार चुकता कर देगी। फ़ोन पर हुई बात लंबी चली। बीच में 3-4 बीप की आवाज़ का ध्यान ही नहीं रहा। देखा तो सुनीता के मिस्ड कॉल थे। इतने समय बाद वे भी अभी उसे फ़ोन करने की क्या सूझी। इतने में फिर सुनीता का फ़ोन आया। वह शक करने लगी कि वह किससे कितनी लंबी बातें कर रहा था। नरेश ने झूठ कहा कि स्कूल के ज़माने का दोस्त था। सुनीता ने खबरदार किया कि वह किसी औरत के फेर में न पड़े और आज़ादी का गलत फ़ायदा न उठाए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। नरेश ने कहा, मुझ पर इतना ही हक जमा रही हो तो मुझे छोड़कर गई ही क्यों। सुनीता ने बात को बदलते हुए नरेश को नई नौकरी की याद दिलाई। नरेश ने भी उधर इधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। अभी तक अंजू से सारी बातें फ़ोन पर ही होती रही थी। फॉर्म में भरा तो उसमें अंजू का फ़ोटो था। फ़ोटो में वह अच्छी खासी लगी थी, मानो अभी तक कुंवारी ही हो। अब जब आमना सामना होगा तो कैसा लगेगा, यह सोचकर ही नरेश को झुरझुरी सी होने लगी थी। जैसे जैसे दिन कम होने लगे थे वैसे वैसे अंजू के फ़ोन भी कम आने लगे थे। शायद नरेश को अंजू के बैलेंस की फिक्र थी कि जब मिलना हो रहा है तो फिर फ़ोन का फिजूल खर्च क्यों। आखिरी दिनों में अंजू ने आने जाने और ठहरने संबंधी सभी जानकारी ले ली थी। आखिर वह दिन ही आ गया। नरेश ने अपना घर साफ सुथरा कर लिया था कि वह उसे घर लाएगा। सभी प्रवेशार्थी इकट्ठा होने लगे थे। सभी की हाजिरी ली जा रही थी कि कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया। लेकिन यह क्या, अंजू की हाजिरी नहीं थी। नरेश तड़क उठा। जिसका दाखिला कराने के लिए इतने जतन किए उसी का पता नहीं। यह औरत है कि क्या है, कुछ फिक्र है कि नहीं। अगर कोई रुकावट है तो बताना तो चाहिए था ना फ़ोन पर। नरेश ने अंजू को फ़ोन किया लेकिन यह क्या, फ़ोन भी बंद था। यह तो हद हो गई। इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुमकिन हो कि ट्रेन लेट हो गई हो। स्टेशन भी फ़ोन लगा लिया तो मालूम पड़ा कि ट्रेन तो समय पर आ गई है। अब तो हो सकता है कि टिकट कंफर्म ना होने से वह बस से ही आ रही हो। इंटरव्यू हो गए और सभी सीटों की लिस्ट देर शाम तक लगा दी गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अंजू तो गई काम से। अच्छा भला काम हो रहा था कि यह क्या हो गया। जरूर कोई अनहोनी हुई होगी उसके साथ, वरना वह और आती। नरेश अगले 2-3 दिन लगातार फ़ोन मिलाता रहा पर वह बंद ही मिला। हार कर उसने कोशिश छोड़ दी। 5वें दिन अचानक दफ्तर का समय खत्म होने से कुछ पहले अंजू का फ़ोन आया। हेलो। अंजू की आवाज़ में डर था। नरेश उबला, अरे अंजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह क्या किया तुमने? तुमको आना चाहिए था ना।
मैं इंटरव्यू वाले दिन से तुम्हें लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ और तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। आखिर बात क्या है? वह एक सांस में सब कुछ कह जाना चाहता था। वह मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मुझे माफ़ कर दे। आखिर बात क्या हुई? कुछ तो कहो। कहीं तुम्हारा वह शराबी पति। दरअसल मैं आपके यहाँ के लिए निकलने से पहले अपनी बेटी निशा को अपनी मम्मी के यहाँ गांव छोड़ने जाने के लिए सवारी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा भर ली गई थी। ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। इतने में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने कच्चे में गाड़ी उतारी और ऐसा करते समय गाड़ी पलट गई। ओह! फिर आगे के लगातार हालत जानने के लिए जैसे नरेश बेसब्र हो उठा था। गाड़ी पलटने से सभी सवारियां एक दूसरे पर गिरने से दबने लगी। चीख पुकार मच गई। निशा बच्ची थी, वह भी चीखने लगी। मैं निशा के ऊपर गिर गई थी।